हेलो एवरीवन। तो हम आज लेके आए आपके लिए CSIR नेट 2019 पार्ट सी और सी सेक्शन का ये हमारा थर्ड सेशन है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 126 से लेकर के 145 यानी कि लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। इससे पहले पार्ट सी का, चूंकि पार्ट सी में हम लोगों को 2-3 सेक्शन में इसलिए करना होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 75 होते हैं, ठीक है। और 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसमें कंप्लीट डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन, ताकि बच्चे को, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आपको ज़्यादा परेशानी ना हो क्वेश्चन को समझने में और आगे आने वाले क्वेश्चन को बनाने में। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा सेशन लेते हैं और जिसमें आपका 25 से 30 क्वेश्चन एक सेशन में हम लोग सॉल्व करके आपको देते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन 126 से लेकर के 145 तक है। इससे पहले जो 2 सेशन हुए हैं, पहले सेशन में फर्स्ट सेशन में जो हमारा था 71 से लेकर के 102 था और दूसरे सेशन में 103 से लेकर के आपका 125 तक था, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं 126 से लेकर के 145 तक, ठीक है। तो ये हम लोग कर रहे हैं तीसरा सेशन। इसके बाद हम लोग जो है मुझे लगता है कि 2020 या 2022 का हम लोग क्वेश्चन आपके लिए रेडी कर चुके हैं, जो इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि हम 1 by 1 जो DBT, ICMR, CSIR, UGC नेट, इसके PYQ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए प्रिपरेटरी वीडियो जो है आपके लिए आप उपलब्ध कराए, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है फॉलोइंग आर सम ऑफ द जनरलाइजेशन रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब बात आती है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। बहुत सारे आपने जैसे फूड वेब देखा होगा, तो फूड वेब में आपने क्या देखते हैं कि कई तरह के जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कई तरह के फूड वेब, और वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक फूड वेब बनाते हैं। तो ये जो फूड वेब होता है और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है। अब उस एनर्जी फ्लो से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब पहली बार तो आप क्वेश्चन को, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, कई तरीका है सॉल्व करने का। पहला तरीका हम आपको एक चीज बता दें कि जैसे ए सिमुलेशन इफिशिएंसी ऑफ कार्निवोर्स इज हायर देन हर्बीवोर्स, ये सही है, ये राइट आपका ये आपका राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग नहीं है, फॉल्स नहीं है। लेकिन एक चीज और समझने की बात है, अगर ये आपको पता है तो आप लगा देंगे, लेकिन दूसरी चीज इसमें क्या आप कर सकते हैं कि जैसे देखिए, अगर आप नीचे ऑप्शन की तरफ देखिएगा तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में ए ऑप्शन जो है अवेलेबल है। क्या है? ये ऑप्शन क्या है? चारों में अवेलेबल है। तो अगर ये चीज आपको पता नहीं है कि कार्निवोर्स का एसिमिलेशन इफिशियंसी हर्बीवोर्स से ज्यादा होता है, फिर भी आप ये बता सकते हैं कि आपका ये जो स्टेटमेंट है वो आपका राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अब फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कंजप्शन इफिशियंसी ऑफ एक्वेटिक हर्बीवोर्स इज हायर देन टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स। अब देखिए, कंजप्शन इफिशियंसी किसका कम है, किसका ज्यादा, हम कैसे पता कर सकते हैं, ये चीजें हम पहले समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि एक तो थ्योरेटिकल है, आप पढ़े होंगे कि क्या है, हम अभी बताएंगे। ये सही बात है कि एक्वेटिक हर्बीवोर्स की कंजप्शन इफिशियंसी टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स से ज्यादा होती है, यानी कि ये राइट स्टेटमेंट है। कैसे होती है वो समझिए। जो एक्वेटिक हर्बीवोर्स होते हैं वो जो हर्ब्स को च्यू करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं, तो उनका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन होता है एक तरह से। वो जो आपका फिकस मटेरियल्स जो होता है, जो कि टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स में ज़्यादा निकल जाता है। टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स क्या आते हैं, घास तो खाते हैं, लेकिन बहुत सारा फिकस मटेरियल वो बाहर पास आउट कर देते हैं। लेकिन एक्वेटिक हर्बीवोर्स में ऐसा नहीं होता।
टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स के मुकाबले एक्वेटिक हर्बीवोर्स का फिकस मटेरियल बहुत कम होता है। तो फिकल मटेरियल जितना कम होगा, इस तरह से कंजप्शन इफिशिएंसी दैट मीन्स उतना ज्यादा। अब मान लीजिए कि ये आपका एक्वेटिक हर्बीवोर्स है और ये आपका टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स है। इसने कितना फिकल स्टेटमेंट किया? फिकल मतलब एक्वेटिक का बहुत मिनिमम होता है। जैसे मान लीजिए कि इसने किया 100 ग्राम और इसने किया 1 kg। तो इसका मतलब है कि इसने जो हर्ब्स लिया उसमें से सिर्फ 100 ग्राम ही बचा और इसने जो हर्ब लिया उसमें से 1 kg बता। कितने का डिफरेंट हो गया? 900 ग्राम का। इसका मतलब है कि इसका कंजप्शन इसके मुकाबले कम था, टेरेस्ट्रियल वाले का। तो आप बोल सकते हैं कि कंजप्शन इफिशिएंसी ऑफ एक्वेटिक हर्बीवोर्स इज हायर देन टेरेस्ट्रियल हर्बीवोर्स। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। वर्टिब्रेट्स हैव हायर प्रोडक्शन इफिशिएंसी देन इनवर्टिब्रेट्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग कैसे है समझिए। वर्टिब्रेट्स में जो प्रोडक्शन इफिशिएंसी होती है वो कम कैसे हो जाती है? होना तो ज्यादा चाहिए क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म है इनवर्टिब्रेट्स के मुकाबले। तो इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स को मतलब जो फूड्स वो लोग लेते हैं उससे एनर्जी जनरेट करने में बहुत सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसलिए नेट इफिशिएंसी प्रोडक्शन अगर देखा जाए, नेट एनर्जी प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट के मुकाबले प्लस माइनस अगर किया जाए तो नेट प्रोडक्शन इफिशिएंसी वर्टिब्रेट्स का जो है इनवर्टिब्रेट्स के मुकाबले क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर इफिशिएंसी इज हायर इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स देन इन मैरीन चेन। नहीं, ये भी नहीं है। मैरीन चेन में जो आपका ट्रॉफिक लेवल ट्रांसफर इफिशिएंसी जो होता है वो ज्यादा होता है। अब कैसे होता है अभी भी समझ लीजिए। इसको आप इस बी वाले से जोड़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन इफिशिएंसी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी ज्यादा होगा और एनर्जी ज्यादा होगा तो आपका जो ट्रांसफर इफिशिएंसी है वो भी ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? आप जानते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पे पहले ट्रॉफिक लेवल का 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर जितना ज्यादा एनर्जी बनेगा उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो कंजप्शन इफिशिएंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा सेव होगा, एनर्जी ज्यादा सेव होगा तो उसका 10% ट्रांसफर होगा। तो इसलिए ये जो है आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए, यानी कि ए और बी आपका राइट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए अब आ जाए। इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंटरैक्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग्स वाइन्स। अब कौन से स्पीसीज में आपका देखा रहा है? ग्लैक्टिया स्पीसीज वेयर सोन इन प्लॉट्स अंडर नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कंट्रोल रखा गया है एंड अदर आर्टिफिशियली एलिवेटेड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एक दूसरा जो एक्सपेरिमेंटर रखा गया है उसमें क्या किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है आर्टिफिशियली बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years। प्लॉट ए में दिखाया गया है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम इन द लेवल ऑफ दीज प्लांट्स वेयर क्वांटिफाइड एट द एंड ऑफ द स्टडी कॉल्ड प्लांट बी। अब देखिए दो चीज पहले समझ लीजिए। यहां पे देखिए कि क्या दिखाया गया है, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो कर्व है किस चीज का है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होना, यानी कि गिर रहा है समय के साथ। आप देख रहे हैं ना, 1 ईयर में कुछ और था, 2 ईयर में कुछ और हो गया, 3 ईयर में कुछ और हुआ, 4th ईयर में कुछ और हुआ। तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली गिर रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज। और उस नाइट्रोजिनेज के लिए आपका मोलिब्डेनम और आयरन जो होते हैं वो आपके को फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्टिव होते हैं उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं इस हिसाब से। ये दो चीज तो आप समझ गया कि क्या है। एक चीज और समझ लीजिए कि आप देखिए यहाँ पे आयरन देखिए चाहे मोलिब्डेनम, दोनों में कंट्रोल लेवल में, जिस कंट्रोल लेवल क्या है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, और ये एक्सपेरिमेंटल लेवल क्या है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ाया गया है।
तो कंट्रोल लेवल में आयरन का ज्यादा है और यहाँ मॉलिब्डेनम का भी कंट्रोल लेवल में ही ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटल लेवल में दोनों का कम है। ये तो यहाँ पे समझ गए। अब ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिलेट विद द डिक्रीज लेवल ऑफ लीफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बिल्कुल सही बात है कि डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन को रिलेट विद डिक्रीज लेवल ऑफ लीफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम, यानी कि इसके कहने का तात्पर्य है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो रेट का जो गिर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, उसको हम लोग मॉलिब्डेनम और आयरन के डिक्रीज लेवल से कोरिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया, यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे आपने देखा कि ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे आपने देखा कि एक्सपेरिमेंटल लेवल में नाइट्रोजन और आयरन का लेवल कम है। हमने आपको बताया कि नाइट्रोजिनेज जो होता है उसके लिए 2 फैक्टर होते हैं, Fe और मॉलिब्डेनम। तो अगर ये ज्यादा एक्टिव होते, दैट मीन्स इनका लेवल भी बढ़ा होता। तो अगर इनका लेवल गिरा हुआ है तो इसको हम लोग किससे कोरिलेट कर सकते हैं, डिक्लाइन लेवल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि अगर नाइट्रोजिनेज की एक्टिविटी ज्यादा होती तो मॉलिब्डेनम और आयरन का भी लेवल ज्यादा होता, और इन दोनों का लेवल ज्यादा होता तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी ज्यादा होती। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट है, एन इनिशियल एक्सपोजर टू एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन दीज प्लांट्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ये ऑप्शन आपका मतलब राइट है और ये स्टेटमेंट आपका, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल एक्सपोजर ऑफ एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज्ड हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्शन पढ़िए, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट। ये ठीक इसके विपरीत है, कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं हो रहा है, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसके ठीक विपरीत है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स नहीं है, ट्रू है। Plant exposed to continuous elevated level of carbon dioxide had lower level of iron and molybdenum in their leaves। ये भी आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ लीजिए, मैच द फॉलोइंग इनवेसिव प्लांट्स टू द लाइकली हैबिटेट्स इन विच दे आर एक्सपोज्ड टू अकर। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें कह रहा है कि इकोर्निया ग्रेसिप्स। तो ये इकोर्निया ग्रेसिप्स जो होते हैं बेसिकली वेटलैंड एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लैंटाना कमारा। तो ये प्लांट बायोलॉजी से है, आपका बॉटनी सेक्शन से है। लामांटा कमारा, तो ये लामांटा कैमारा जो है आपके ड्राई एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल हैबिट से है। तो बचा क्या, प्रोस्पिया जूलिफोरिया आपके एरिड क्लाइमेट से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। Incorporating additional ecological factor into the Lotka-Volterra predator prey model can change the predator isocline given below are 3-stage species graphs। ठीक है, A to C representing modification of predator isocline due to the ecological factor listed below। अब कह रहा है कि इसमें 3 जो ये फैक्टर दिए हैं, इसको 3 ग्राफ्स के साथ मैच करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है किस ग्राफ के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। चलिए, ये जो सी ऑप्शन है इसमें आपका नंबर ऑफ विक्टिम जो है नंबर ऑफ प्रे के इक्वल है। तो अब इस तरह का कोई स्टेटमेंट अगर यहाँ पे है तो हमको मैच करना चाहिए पहले। विक्टिम एबुडेंस एक्टिंग एज अ प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी
अवेलेबिलिटी और अल्टरनेट प्रे पॉपुलेशन, प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमिन्ड बाय फैक्टर अदर देन। तो विक्टिम एबुडेंस एक्टिंग एज अ प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि दोनों का क्या है, एबुडेंस जो है इक्वल है, तो वो एक के साथ कैरी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग्राफ नंबर सी जो है वो एक के साथ मैच हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर गिनती भी कीजिएगा तो 5 इधर है और 5 इधर है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ, यहाँ पे गिनती कीजिए, नंबर ऑफ प्रीडेटर एंड नंबर ऑफ विक्टिम कितना हो गया, 3 3 6, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे किसी अल्टरनेट विक्टिम्स का जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो ओके, यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट प्रे और विक्टिम पॉपुलेशन, यानी कि ये बी हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप तीर जो है उसके नंबर से भी आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आसान था। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 1, मतलब इसका 1 हो गया, इसका आपका 2 हो गया और इसका आपका क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे अल्टरनेट प्रे है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी और विक्टिम एक्टिंग एज अ सेम थिंग्स, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अब है अगला क्वेश्चन, बर्ड्स इन अ पॉपुलेशन शो 2 फोरेजिंग phenotypes A and B. Birds of phenotype A search, attack and capture prey, while birds of phenotype B steal prey from birds of phenotype A. A and B are maintained in the population through negative frequency dependent selection. The graph below shows the fitness of A and B at different relative frequency of A. ठीक है, चलिए Which of the following statement does the graph support? पहला है Which of the following statement does the graph support? पहला है A outcompetes B at equilibrium. A outcompete B at equilibrium. A goes to fixation. नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि A outcompetes B at equilibrium. तो A कौन सा लाइन है आपका, ये है, और ये B कौन सा लाइन है आपका, B, और यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप, यहाँ पे फिटनेस। तो अगर B की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप A के मुकाबले इसका फिटनेस, जैसे ये बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप A का लेवल बढ़ रहा है तो फिटनेस भी इसका बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप A की बात की जाए तो फिर इसका क्या हो रहा है, ग्राफ के साथ इसका फिनोटाइप घट रहा है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि A आउटकम्पीट B एट इक्विलिब्रियम, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि, और इसका क्या है, A का क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप A क्या बढ़ने के साथ साथ इसका फिटनेस क्या हो रहा है, घट रहा है। जब इसका फ्रीक्वेंसी कम था तो फिटनेस ज्यादा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो फिटनेस कम हो गया, और इसके ठीक उल्टा है आपका B। ठीक है, B outcompete A at equilibrium, B goes to fixation at equilibrium. A and B are both maintained in the population the equilibrium frequency. अब देखिए, देखा जाए तो एक तरह से ये भी आपका रॉन्ग हो गया, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन, क्योंकि न A आउटकम्पीट B को कर रहा है, न B आउटकम्पीट A को कर रहा है, तो दोनों कर क्या रहे हैं, यानी कि दोनों एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट म्यूचुअल रिलेशनशिप है। A एंड बोथ मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन द इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी आर A इजकल टू 0.6, B इजकल टू 0.4। ठीक है, A इजकल टू 0.6,
यानी कि यहाँ पे, ठीक है, और b इक्वल टू 0.4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका, देखिए a इक्वल टू 0.6 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और b इक्वल टू देखा जाए तो 0.4 जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर मतलब इस कंट्रास्ट किया जाए तो ये एक दूसरे को 0.4 पे क्रॉस कर सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पढ़िए। Anteloops are proposed to form groups to reduce the risk of predation. A researcher measured the predation of individuals in groups of different sizes. She found that per capita mortality risk decreased with increasing group size for males. Solid line. ठीक है, she found that per capita mortality risk decreased with increasing group size for males. पर कैपिटा मोर्टालिटी क्या कह रहा है कि she found that per capita mortality is decreased with increasing group size for the males. ठीक है, ये आपका सही है। ग्रुप साइज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर कैपिटा मोर्टालिटी डिक्रीज, तो ये ऑप्शन इसमें से छट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि दे फाउंड दैट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग ग्रुप साइज, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मोर्टालिटी रेट इंक्रीज कर रहा है विद ग्रुप साइज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ ग्रुप साइज, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट गया, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें से किसी एक कोई आंसर आपका होगा। बट रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर फीमेल्स, बट रिमेन अनचेंज्ड, तो तीनों में तो रिमेन अनचेंज ही दिखाएगा क्योंकि तीनों सेम लाइन को फॉलो करेंगे। फर्दरमोर मेल्स इन ऑल ग्रुप्स एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर पर कैपिटा मोर्टालिटी रेट रिस्क देन फीमेल्स। अब ध्यान दीजिए यहां पे, फर्दरमोर मेल्स इन ग्रुप्स एक्सपीरियंस ग्रेटर पर कैपिटा मोर्टालिटी रेट रिस्क देन फीमेल. Then female. And define the graph below the best depicts of alternative propose the formal group reduce the risk of predation. A researcher. But remain unchanged for females. Furthermore, males in all groups experience greater per capita mortality risk than females. अब ध्यान दीजिए, ग्रेटर पर कैपिटा, मेल्स ग्रुप ग्रेटर पर कैपिटा, तो यहाँ पे तो फीमेल्स ग्रेटर है, तो ये यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखा जाए तो फीमेल्स मेल के मुकाबले, ओके, तो मेल के मुकाबले यहाँ तक अगर देखा जाए तो मेल के मुकाबले फीमेल के मुकाबले मेल ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए एक खास इंडिविजुअल के बाद तो यहाँ पे आपका फीमेल्स का ज़्यादा हो जाता है और मेल का कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारा अगला लाइन है, ये स्टेटमेंट जो है हमारे आंसर को मैच कर रहा है कि फर्दर मोर मेल्स इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर, क्योंकि ऑल ग्रुप्स की बात हो रही है, ऑल ग्रुप्स ग्रेटर पर कैपिटा मोर्टालिटी देन फीमेल्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी मोर्टालिटी रेट जो है मेल्स की फीमेल्स के मुकाबले हर ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा, यानी कि आपका आंसर जो है आंसर नंबर 4 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अब कह रहा है द प्रोमिनेंट मैमल्स स्पीसीज फाउंड इन 4 डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया आर लिस्टेड बिलो। द एरिया विद द ग्रेटेस्ट फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी, देखिए फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी उसी का ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ जेनरा ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ जेनरा अगर देखा जाए तो कॉमन लैंग्यूर, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग और एलिफेंट। एलिफेंट का अलग अपना एक जेनरा है, लैंगूर जो है अलग जेनरा से आते हैं, बार्किंग डियर और वाइल्ड डॉग। तो ये देखा जाए तो आपका बी जो है वो आपका सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फाइलोजेनेटिक है। ठीक है, चलिए ग्रेटेस्ट फाइलो। अब ध्यान दीजिए, हार्डी वेनवर्थ प्रिंसिपल स्टेटेड दैट allele frequency in population will remain constant over generation if certain assumptions are
मेट। ठीक है, देखिए तो पहली बात हम बता दें कि हार्डी वेनबर्ग जो है आपका विदाउट म्यूटेशन जो है काम करता है। ठीक है, बिना म्यूटेशन जो होगा उसमें नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल कॉज ए चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। ध्यान दीजिए, कह रहा है जैसे हार्डी वेनबर्ग का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 1, ये आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से आता है। अब लेकिन इसके कुछ एजम्पशन है, अगर वो एजम्पशन हमारा डाटा फॉलो करता है तभी एजम्पशन वहां पे लागू होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द एबव फैक्टर विल कॉज चेंजेज इन अलील फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन। तो आपका मिड चॉइस, स्मॉल पॉपुलेशन और आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे डायरेक्शनल सिलेक्शन ये आपका देखने को मिलता है फॉरवर्ड, और दूसरा ये बीच में, और फिर आपका बैकवर्ड। तो ये आपके डायरेक्शनल सिलेक्शन तीन जो होते हैं, लैक ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके मिड चॉइस, इसमें लार्ज पॉपुलेशन के लिए आपका हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके तीन जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन। अगला है आपका गिवन बिलो आर फ्यू ट्रेट रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो एपोस्पर्मेटेड मतलब सॉन्ग को अगर देखा जाए तो ये आपका प्रीडेशन, अपने आप को बचाने के लिए सॉन्ग यूज करते हैं ये लोग, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि क्या है प्रीडेटर जो है आसपास ही है, तो ये एक दूसरे को बचाने के लिए सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से हो। कोऑपरेटिव हंटिंग यानी कि एक दूसरे के फूड को सपोर्ट करने के लिए कि आपका भी भोजन हो जाए, मेरा भी भोजन हो जाए, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बास्किंग। तो बास्किंग आई थिंक थर्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल डिफेंस के लिए होता है। ठीक है, और एपोमेटिज्म जो होता है थर्मो रेगुलेशन के लिए होता है, यानी कि नो, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं। एक्वायरिंग फूड जो होगा ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि कोऑपरेटिव हंटिंग जो हो जाएगा यहाँ पे एक्वायरिंग फूड के लिए हो जाएगा। ठीक है, सॉन्ग जैसे कि हमने कहा कि डिफेंस के लिए होता है, तो हमने वहां पे अवॉइडिंग प्रीडेशन के लिए, डिफेंस के लिए, यानी कि प्रीडेटर अगर आसपास हो तो एक दूसरे को बचाने के लिए ये लोग सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को सेव करने के लिए कि आपका उसके बाद जो है आपका डी जो है, हमने जैसे बास्किंग बोला कि ये आपका थर्मो रेगुलेशन के लिए होता है बास्किंग, तो डी जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके फाइलोजेनेटिक ट्री से है। फॉलोइंग इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन इवोल्यूशनरी ट्री। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस A B C D एंड होमोसेपियंस। चलिए कोई बात नहीं, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद हम लोगों का होमो हैबिलस आया था, होमो इरेक्टस आया था, फिर होमो नियरडेंथल आया था, तो और डिनोवेशन आया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बेस्ड अपॉन फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन इट वाज concluded that an unknown gene responsible for an agronomically important trait is present in a particular plant. In order to identify the gene, a researcher proposes to use the following strategy. ठीक है, which of the following option is most suitable for identifying the unknown gene?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द अननोन जीन? पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन। देखिए, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन तभी होगा जबकि जीन का प्राइमर आप डिजाइन करें। तो प्राइमर आप तभी डिजाइन कर पाइएगा जब आपको जीन की सीक्वेंस के बारे में पता हो, कम से कम जो इधर का सीक्वेंस है और इधर का सीक्वेंस है। तो आप अगर इनिशियल सीक्वेंस को आपके बारे में इनिशियल और लास्ट के जो टर्मिनल सीक्वेंस है उसके बारे में आपको पता है, तभी आप पीसीआर का यूज कर सकते हैं। तो अननोन जीन अगर देखा जाए तो अननोन जीन के लिए पीसीआर यूज नहीं कर सकते। दूसरा, मैप बेस्ड क्लोनिंग ऑफ द जीन। मैप बेस्ड क्लोनिंग करने के लिए भी हमको प्राइमर चाहिए, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तीसरा, सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ये आप कर सकते हैं कि आप हाइब्रिडाइजेशन करके ये आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका जो जीन है अगर उस तरह से जाके बाइंड होता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइज करता है आपके अननोन सेक्शन को उस तरह से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से आपका जीन का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जीन अननोन है तो सीक्वेंस ही आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या सीक्वेंसिंग करेंगे। डेवलप मॉलिकुलर मार्कर लिंक टू द ट्रेट। ये मॉलिकुलर मार्कर भी मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यानी कि सब्सट्रैक्टिव डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। A T0 transgenic plant contain 2 unlinked copies of the tDNA, of which one is functional and the other is silenced. ठीक है। Segregation of the transgenic to non-transgenic phenotype would occur in a इतना ratio in progeny obtained by back crossing and in a इतना ratio in F1 progeny obtained by self pollination. Okay. तो इसमें आपका जो है T0 आपका 1:1 हो जाएगा, और जो F1 प्रोजेनी के बाद जो F1 प्रोजेनी में जो आपका बैक क्रॉस के बाद जो रेशियो आता है वो होता है 3:1। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैक क्रॉस के बाद अक्सर जो होता है वो 3:1 ही होता है। चलिए, अब आ गया कॉलम X इज लिस्टेड टू डिजीज एंड कॉलम Y लिस्ट नेम ऑफ द प्रोटीन विच इज कॉमनली लिस्टेड द रूटीन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, अब देखिए, पैंक्रियाटिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है। पैंक्रियाटिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ए को देखा जाए तो ये आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होगा क्रिटिनिन के लेवल से डिटरमिन होता है, और पैंक्रियाटिस जो है वो आपको एमाइलेज लेवल को डिटरमिन करता है। ठीक है, इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन ट्रोपोनिन टेस्ट से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आप ट्रोपोनिन इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रॉप्टी एक टेस्ट होता है, ट्रॉप्टी, जो कि अटैक के लिए टेस्ट किया जाता है कि अगर किसी के बॉडी में ट्रोपोनिन टी इसको बोलते हैं, तो ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसमें हो गए हैं या होने के चांसेज हैं, है ना। तो इसलिए ट्रोपोनिन जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 हो गया, और ये लाइपेज जो है वो आपका फिर 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है गिवन बिलो द स्टेप्स टू एसेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रास हॉपर्स इन अ एरिया। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है वो मार्क एंड रिलीज या मार्क एंड रिलीज बोल सकते हैं हम, मार्क एंड कैप्चर चाहे मार्क एंड रिलीज के बेस पे किया जाता है कि कोई एन साइज का, मतलब एन नंबर का कोई आपको मतलब पॉपुलेशन है, आपको मालूम नहीं है कि इस पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो आपको कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए मार्क एंड रिकैप्चर मेथड यूज किया जाता है। अब इस मान लीजिए कि पॉपुलेशन का साइज एन है, अब अननोन पॉपुलेशन है तो एन आपका पूरा पॉपुलेशन का साइज हो गया, उसमें से एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमने कैप्चर किए और उसको क्या किया हमने रैंडमली कैप्चर किए और उसको क्या किया हमने मार्क करके छोड़ दिया। ठीक है, मार्क करके छोड़ दिया। अब मार्क करके छोड़ने के बाद फिर हमने रैंडमली इस एन में से कुछ ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पिक किए और उसमें से देखा कि ये एनएम यानी कि नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल, और फिर एनयू
NU, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स को हमने पकड़ा, उसमें से देखा कि नंबर ऑफ मार्क्ड कितने हैं और फिर नंबर ऑफ अनमार्क्ड कितने हैं इस पॉपुलेशन को, और उसमें से एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को लगा करके N/N इक्वल टू NM प्लस NU डिवाइडेड बाई NM, ये फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जो है ज्ञात कर लेते हैं कि ये हमारा टोटल पॉपुलेशन यानी कि N जो है वो कितना है, क्योंकि अननोन यही होता है, बाकी N तो हमको पता है जो हमने पकड़ा था। मार्क्ड कितने हैं वो पकड़ता है, अनमार्क्ड कितने ये भी पता है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो अब कह रहा है कि N इंडिविजुअल्स आर कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया, जैसे हमने कहा कि रैंडमली हम लोग उठा लेते हैं कहीं से, मतलब उस पकड़ लेते हैं इंडिविजुअल्स को। The captured individuals are counted, marked and released at the site of collection, सही बात है। Next day individuals are captured from, मतलब recaptured from the same site for same length of time, नंबर मतलब सेम टाइम में, जितने टाइम में पहले कलेक्ट किया था, टाइम ज़्यादा नहीं रखना है। नंबर ऑफ मार्क्ड NM, ठीक है, अनमार्क्ड NU, इंडिविजुअल्स आर सेपरेटेड एंड काउंटेड, ठीक है। चलिए ये भी आपका ऑप्शन राइट है। उसके बाद है दिस कैप्चर, रिलीज एंड रिकैप्चर इज कंटिन्यू टिल वन गेट्स 100% मार्क। नो, हमको 100% मार्किंग नहीं करनी, हमने रैंडमली सेम इतने टाइम में हमको कैप्चर करना है, हमको टाइम देखना, हमको ये नहीं देखना है कि हमने जितना मार्क किया था सबको हमने पकड़ लेना है, ठीक है। तो जितने टाइम, हम एक टाइम लिमिट में, जो कि टाइम लिमिट में हमने N इंडिविजुअल को पकड़ा था, उसी टाइम लिमिट में हमको पकड़ लेना है। कोई जरूरी नहीं कि उसमें सारा मार्क्ड इंडिविजुअल्स ही हम कैप्चर चाहे रिकैप्चर कर पाए, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका सही गलत हो जाएगा, डी सही होगा क्योंकि यही ऑप्शन लगता है, ये आपका नहीं होगा, यानी कि ABD आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ABD आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट वाज इंक्रीज्ड इन यूजिंग द पैच क्लैम्प टेक्निक्स। देखिए ये पैच क्लैम्प टेक्निक जो होता है, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या आयन चैनल्स आप बोल सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बोलता है कि इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो स्टेटमेंट आपको समझना है। इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ आयन चैनल, इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ आयन चैनल। अब देखिए आयन चैनल है तो आपका मूवमेंट 1 by 1 होगा, तो क्या कर रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन विल बी अचीव्ड यूजिंग द पैच क्लैम्प टेक्निक। सही बात है, तो हम लोग पैच क्लैम्प टेक्निक से मूवमेंट ऑफ आयन चैनल पता कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द आयन चैनल, नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हम लोग इसमें पता नहीं कर सकते हैं। लीगेंड दैट कंट्रोल द ओपनिंग और क्लोजिंग, लीगेंड का भी पता हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय हम लोग पैच क्लैम्प टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उस समय कोई जरूरी नहीं है कि लीगेंड वहां पे बाइंड हो, तो इसलिए लीगेंड का इस टेक्निक से कोई संबंध नहीं है। हमको सिर्फ नेचर, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ पैच क्लैम्प टेक्निक एंड मूवमेंट ऑफ देयर नेचर ऑफ आयन चैनल्स एंड मूवमेंट ऑफ आयन चैनल्स हमको पता करना है। दूसरा है चेंज इन करंट फ्लो इज अ सिंगल आयन चैनल, ये भी पता कर सकते हैं हम लोग, यानी कि A and D आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन वेयर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एज सोन अबव, ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन बी डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके, द इंक्रीज्ड बोथ अल्फा, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन वेयर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रो, ये आपका जो दिया हुआ है वो हेल्दी पर्सन का, ठीक है। अब कह रहा है कि द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन कैन बी डन बेस्ड ऑन द, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो इसके साथ अल्फा 1 और अल्फा 2 का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बाकी लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। तो इंक्रीज इन बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, डिक्रीज इन एल्बुमिन, ये आपका राइट आंसर यहीं पे हो जाता है, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 का लेवल अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो उसमें बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर गिवन रिगार्डिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड variance in expression level of transgene in transgenic plants.
difference in restriction enzyme site within the tDNA. Following statement were given regarding factor influencing variance in expression level of transgene in transgene. ओके, अब कह रहा है कि कोई प्लांट्स है जिसमें किसी जीन को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अब इंसर्शन के बाद जो जीन होते हैं उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, उस एक्सप्रेशन को एनालाइज करना है और उसका एक्सप्रेशन जो होगा वो इनमें से किस फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होगा, इसके बारे में को बताना है। तो पहला है डिफरेंस इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स विद इन द tDNA। अब देखिए tDNA क्या है, जिसका ट्रांसजेनिक डीएनए, ठीक है। तो डिफरेंस इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट आपका बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स जो होता है वो भी आपको एक तरह से यहाँ पे पहले समझ लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट विड नॉट लीड टू वेरिएंस इन। एक मिनट, यहाँ पे हमसे फॉल्स ऑप्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इन कॉपी नंबर ऑफ द ट्रांसजीन, ठीक है, कॉपी नंबर जितना ज्यादा होगा एक्सप्रेशन उतना ज्यादा होगा, यानी कि ये आपका ट्रू ऑप्शन है, ये आपका फॉल्स नहीं है। वेरिएंस इन साइट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द tDNA विद इन द प्लांट जीनोम, ये भी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइट भी आपका एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल प्रोमोटर्स विद इन द tDNA रीजन, देखिए प्रोमोटर्स कितना भी हो आपका डिपेंड करता है कि किस प्रोमोटर के साथ आपका जीन एक्टिव है। तो नंबर ऑफ प्रोमोटर्स जो है एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये आपका ऑप्शन जो है आपका फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है। और आपका डिफरेंस इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये आपका ऑप्शन भी फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। The above figure show the fluorescence emission spectra of 3 different proteins, protein X, protein Y and protein Z, excited at 280 nanometer, ठीक है। चलिए, which one of the following statements gives the correct interpretation? पहला है प्रोटीन Y and Z have, अब पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए। X क्या दे रहा है, कितने पे पिक दे रहा है अपना, ऑलमोस्ट 300 पे, Y दे रहा है 350 पे और Z दे रहा है, Y दे रहा है 325 पे, Z दे रहा है 350 पे। अब देखिए प्रोटीन Y एंड Z हैव ट्रिप्टोफैन while प्रोटीन X ओनली हैव Y एंड Z नहीं बोल सकते कि दोनों में ट्रिप्टोफैन है, क्योंकि एक 325 पे दे रहा है और दूसरा 350 पे दे रहा है। Protein X has only tyrosine and protein Y has tryptophan on the surface while protein Z has tryptophan buried inside। देखिए अगर प्रोटीन Z buried रहता तो 350 पे उसका पिक कभी नहीं जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। प्रोटीन X has tryptophan buried inside while protein Y and Z have tryptophan on the surface। देखिए ये 350 पे दे रहा है और ये 325 पे, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि दोनों में सरफेस पे है। प्रोटीन X हैज ओनली टाइरोसिन एंड प्रोटीन Y हैज ट्रिप्टोफैन ब्यूरिड, ठीक, एंड प्रोटीन Z हैज ट्रिप्टोफैन ऑन द, ये आप बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि Z जो है 350 पे दे रहा है और ट्रिप्टोफैन Y में ट्रिप्टोफैन क्या है, अंदर की तरफ है, इसलिए वो 350 पे ना देकर के कितना पे दे रहा है, 325 पे दे रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है कि X आपका सिर्फ टाइरोसिन है इसलिए 300 पे ही दे रहा है। प्रोटीन Y में ट्रिप्टोफैन है लेकिन ब्यूरिड है, यानी कि अंदर है, प्रोटीन के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए वो 350 पे न जाकर के 325 पे ही दे रहा है। और Z में क्या है, सरफेस पे है, इसलिए वो 350 पे दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेसिमेन फॉर लाइट माइक्रोस्कोप आर कॉमनली फिक्स्ड विद अ solution containing chemicals that cross-link or denature cellular constituents
commonly used fixatives such as formaldehyde and methanol could act in various ways as described below. ठीक है, चलिए अब पहला ऑप्शन है formaldehyde cross link amino group on adjacent molecules and stabilizes protein-protein interaction and protein nucleic acid interaction. दूसरा है मिथानॉल एक्ट एज अ डीनेचरिंग फिक्सेटिव. देखिए मिथानॉल एक्ट एज अ डीनेचरिंग फिक्सेटिव एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय डिसरप्टिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. फॉर्मल्डिहाइड क्रॉस लिंक लिपिड टेल्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. मिथानॉल acts on nucleic acid, cross-link nucleic acid and proteins and thus stabilizes protein nucleic acid interaction. देखिए न्यूक्लिक एसिड आपका कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है. हम कहाँ डाल रहे हैं मिथानॉल को, आपको ऊपर डाल रहे हैं सेल सरफेस पे. तो ये डायरेक्ट बोलना कि मिथानॉल एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड रॉन्ग हो जाएगा और क्रॉस लिंक न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन. ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड क्रॉस लिंक्स लिपिड टेल्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. ये बोल सकते हैं कि ये आपका लिपिड टेल से होता है, सॉरी लिपिड टेल से नहीं हो सकता है. दूसरा मिथानॉल एक्ट एज अ डीनेचरिंग, ये आपका बोल सकते हैं, ये भी आपका बोल सकते हैं क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड क्रॉस लिंक एमिनो ग्रुप. ठीक है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. यानी कि ए एंड बी आपके राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा. रन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एसे वेयर परफॉर्म टू एस्टेब्लिश द स्पेसिफिसिटी ऑफ 3 नोबेल सिग्मा फैक्टर फॉर देयर प्रमोटर्स. रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर शोन बिलो. ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 सिग्मा फैक्टर है. सिग्मा फैक्टर ए, बी, ए प्लस बी और सी. अब कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फ्रेंसेज वी आर मेड फ्रॉम दीज रिजल्ट्स. अब ये जो रिजल्ट आया इसके बेस पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है. चलिए पहला है सिग्मा ए इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2. देखिए ये P1 दो प्रमोटर्स हैं, P1 एंड P2. ए इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2 एंड बी फ्रॉम P1. तो ये आपका P2 से कर रहा है, अच्छी बात है, और बी आपका P1 से कर रहा है. ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है क्योंकि बी ए से और बी से कर रहा है. चलिए उसके बाद है सिग्मा सी कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम बोथ प्रमोटर. सी जो है दोनों पे अवेलेबल है, तो बोल सकते हैं कि आपका सी जो है आपका P1 में भी है और P2 में भी है. बी प्रिवेंट्स इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2. बी प्रिवेंट्स इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P2. बोल सकते हैं क्योंकि जब यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ इन्वॉल्व है तो P1 पे कोई ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है. तो आप बोल सकते हैं कि ये बी जो है सिर्फ ए था तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही बी आया, सॉरी सिर्फ ए था तो P2 पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही बी का इन्वॉल्व हुआ P2 पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ. यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सॉरी राइट आंसर. सिग्मा ए इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम P1. देखिए यहाँ पे P1 पे ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें. जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनको शेयर करें, और ताकि हम लोग जो है अपना वीडियो अब तक पहुंचा सके. इसके बाद हम लोग ये चूंकि 2019 का हो गया तो 2019 दिसंबर का हम लोग क्वेश्चन अभी अपलोड करेंगे. PYQ सेक्शन, पहले बी फिर सी, एक एक करके आप तक डीबी, इसके बाद डीबीटी का भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं. फिर ICMR का करते रहेंगे. आप तक क्वेश्चन UGC नेट का भी पहुंचाना है क्योंकि UGC नेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका प्रिपरेशन आप लोग शुरू कर दिए. PY क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. थैंक यू सो मच.